नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बात करेंगे तालिबान की लड़ाई, अब काबुल पर चढ़ाई। जी हां, अफगानिस्तान 2 दशक बाद एक बार फिर से तालिबान की चपेट में आ रहा है और तालिबान ने अफगानिस्तान के 65%, जी हां 65% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान काबुल से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। काबुल पर अगर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो आप जानते हैं कि फिर अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का पूरा कब्जा हो जाएगा। हालांकि इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने आर्मी चीफ बदलकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार तालिबान के खिलाफ सरेंडर नहीं करेगी बल्कि लड़ेगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब सरकार की तरफ से काफी देर हो चुकी है। काबुल पर नजर, अफगानिस्तान इन टेरर। बढ़ रहा है तालिबान, खत्म हो रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आतंक का राज, सेना प्रमुख ने किया विश्वासघात। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। तालिबान अब राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांतों और उसकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकी काबुल की सीमा से लगी लोगार की राजधानी फूले आलम में घुस गए हैं। यह राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सिर्फ 2 घंटे में ही काबुल पहुंचा जा सकता है। इससे पहले कल तालिबान ने कंधार और लश्करगाह पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। काबुल में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति गनी इस्तीफा दे देंगे, कोई कह रहा है कि तालिबान से मुकाबला किया जाएगा। हालांकि इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। दरअसल सैकड़ों लोगों की मौत का सबसे बड़ा गुनहगार कहीं और नहीं बल्कि अफगान सेना में छिपकर बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान का सेना प्रमुख था। अफगानिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमदजई को बर्खास्त कर दिया है और उसकी जगह मेजर जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया सेना प्रमुख बनाया है। अफगानिस्तान में दहशत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उससे पहले यह समझिए कि सरकार को अहमदजई को हटाने का फैसला क्यों लेना पड़ा। तालिबान ने अफगानिस्तान के 19 प्रदेश की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। 12 प्रदेश की राजधानियों को तालिबान से सीधा खतरा है। हेरात और कंधार जैसे बड़े शहर तालिबान के कब्जे में हैं। आर्मी चीफ को बदला तो है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की यह बहुत बड़ी देरी है। और इधर यूएन महासचिव मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। अफगानिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हैं, यह कहा है संयुक्त राष्ट्र ने, और कहा कि तालिबान को फौरन हमले से रोकना होगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक हफ्ते में अफगानिस्तान में तालिबान ने तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी है और अब तक 65% हिस्से पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। और महज आप देख रहे हैं काबुल से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान लड़ाके हैं और किसी वक्त ये कब्जा वहां पर हो सकता है। लेकिन भारत की चिंताएं इसमें कितनी बढ़ जाती है, हिंदुस्तान पर इसका क्या असर होगा, इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। रोविंदर सचदेवा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हैं मंजू सेठ मैम हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और कर्नल दानवीर सिंह सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजीव, आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है तालिबान की काबुल पर कब्जा, वो कभी भी कर लेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि इतनी ताकत तालिबान को कहां से मिली है और एक हफ्ते में पूरी तस्वीर बदल दी अफगानिस्तान में तालिबान ने। सबसे पहले आपको ताजा स्थिति बता देते हैं। इस वक्त तालिबान के जो लड़ाके हैं वो 50 किलोमीटर आसपास हैं। आपने बताया एक शहर है मज़ार शरीफ के अलावा मैदान शहर, माफ करेंगी, मैदान शहर। तो ये जो मैदान शहर है ये गेटवे टू काबुल कहा जाता है। यानी कि अगर आप मैदान शहर पहुंच गए
तो आप काबुल के करीब पहुंच गए और इस वक्त तालिबान के लड़ाके मैदान शहर में मौजूद हैं। जबरदस्त लड़ाई वहां चल रही है। मज़ार शरीफ पर भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और आप ये सोचिए कि मज़ार शरीफ किनका इलाका है? राशिद दोस्तम का। उज़्बेक जो कमांडर थे और उनके प्रभाव क्षेत्र में भी तालिबान पहुंच चुके हैं। अफगान लड़ाके, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है, चाहे वो उज़्बेक हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो हज़ारा हो। और आप जानती हैं कि इन्हीं प्रजातियों में पूरे अफगान जो हैं वो बटे हुए हैं। ये पश्तून हैं और पश्तून सबसे बड़ी आबादी है। तालिबान जिसके जो कॉम्प्राइज करते हैं, कोई नहीं टिक पा रहा है। बस कुछ दिन की बात या कुछ कहें कि चंद घंटों की बात अब तो लग रही है ये बात, क्योंकि इसी बीच क्या हुआ है कि ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेज पहुंच गई हैं और उम्मीद से पहले चूंकि तालिबान काबुल पहुंच रहा है तो अपने अपने लोगों को लेके भागने की भगदड़ी मच चुकी है। ब्रिटिश फोर्सेज, यूएस फोर्सेज सब वहां उतर चुके हैं और अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। वहां पर टोटल कोहराम मचा हुआ है और जाहिर है कि इसका असर ये है कि हो सकता है कि 31 अगस्त का जो टारगेट रखा था उसके पहले ही सबों को भागना पड़ जाए और जो 31 अगस्त तक वहां रुक करके तालिबान के आने का इंतजार करना था, सब कुछ पता चला उस वक्त तक खत्म हो जाएगा। भारत के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि भारत के प्रति अभी खट्टा मीठा रवैया है। अब से कुछ देर पहले एक संदेश दिया गया है विपनेश कि भारत अगर मिलिटरीली यहाँ अफगानिस्तान में दखल देता है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि हम इस बात की तारीफ करते हैं, तालिबान ने कहा है कि उन्होंने हमारे यहाँ अच्छे कार्य किए हैं। भारत को बहुत ही सतर्कता से तालिबान के साथ अपनी नीति अपनानी पड़ेगी और इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि तालिबान एक सच्चाई है अफगानिस्तान की और तालिबान जैसी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। वहां पर राष्ट्रपति गनी की सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है। बिल्कुल संजय, आप सही कह रहे हैं कि गंदार समेत 18 ऐसे प्रांत हैं जिन पर अफगानिस्तान के ये प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। भारत को भी धमकी दी जा रही है तालिबान की तरफ से। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, ओवर टू यू। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें सीधे अफगानिस्तान से। यूएन महासचिव ने मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। अफगानिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, यह कहा गया यूएन महासचिव की तरफ से और तालिबान को फौरन हमले से रोकना होगा। गुटेरेस यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अफगानिस्तान में अब हालात नियंत्रण से बाहर चले गए हैं और तालिबान को जल्द से जल्द वहां पर रोकने की कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान एक के बाद एक अफगानिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा करता चला रहा है और अब बस काबुल से महज कुछ दूरी पर ही तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं। ओवर टू यू विपनेश। रवि ने बड़ी खबर आपको दी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी चिंता को जाहिर किया है और रोविंदर सचदेवा सर कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि काबुल के बेहद नजदीक है तालिबान और काबुल पर कब्जा होना कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाना, तो इतनी ताकत तालिबान को कहां से मिली है? एक हफ्ते में वहां की तस्वीर बदल दी है अफगानिस्तान की। दो बातें, एक तो यूएन सेक्रेटरी जनरल और तालिबान को ताकत कहां से मिली है। तालिबान को जो ताकत पहले मिली थी तो मिली थी, परंतु अब आप ये देखिए पिछले महीने भर से जो अफगान फोर्सेस भागे जा रही हैं, अफगान सोल्जर डिजर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन बेस खाली हो गए हैं, तो इतनी सारी आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, लॉन्चर्स इत्यादि जो छोड़ के चले गए हैं, वर्चुअली इनका आर्सेनल अब डबल हो गया होगा पिछले महीने भर में तालिबान का। ओके, इतने आर्मी ट्रक्स वगैरह जो सारे थे, इनको अब यू कैन इमेजिन कितना बढ़ गया होगा इनके पास। पहले तो जो भी था बढ़ गया है, बल्कि रियल फैक्ट से। दैट्स वन। सेकेंडली, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब समझते हैं, पर यूएन करेगा क्या? क्या कर सकता है यूएन की? एक्चुअली तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मुद्दा होना चाहिए और उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी दुनिया का एक वही तो फोरम है, परंतु यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकती जब तक वहां चाइना अपना वीटो डालेगा। अदरवाइज जो ये सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, जवाब क्या है? जवाब केवल फिर यही बचा, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जाए वहां पे। पहली बात, यूएन इस पे रेजोल्यूशन पे एग्री करेंगे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स 1 लाख बंदों को भेजा जाए? बहुत कम चांस है। अमेरिका ही वहां से छोड़ के भाग गया तो कौन देश अपने सोल्जर्स को वहां भेजेगा? जबकि भारत बाय द वे हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो यूएन पीस कीपिंग अगर आप निकाल दें सेक्रेटरी जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएन क्या कर सकता है? हम कहते हैं कि तालिबान को इस समय कहा जा रहा है कि अगर तालिबान अकेला पावर में आ गया तो इसको दुनिया वो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं देगी, राइट?
अमेरिका कह रहा है और बाकी देश भी कह रहे हैं। तालिबान, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऑलरेडी रूखे सूखे रगेड माहौल में रहने वाले लोग, रहने वाले फाइटर्स रह गए। ठीक है, हम 5 साल और ऐसे जी लेंगे, आपकी सैंक्शंस का हम पे क्या फर्क है? फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, राइट, द तालिबान। तो मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। परंतु इंडिया के लिए, अमंग्स अदर थिंग, अभी हम बात करेंगे, चाहे इंडिया के लिए मेरे विचार से हम बहुत एक कॉर्नर में फंस गए हैं बुरी तरह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, ट्रेड से, मल्टीपल एंगल से। पर हम एक काम कर सकते हैं जिससे हम कुछ अपना अपने कंसर्न्स कम कर सकते हैं, और वो ये है, भारत अमेरिका के साथ ब्रोकर करे सैंक्शंस ईरान की जो है उनको लिफ्ट करने में। देखिए, ईरान भी अब चाइना की तरफ झुकता जा रहा है। इतने $25 बिलियन ईयर, $400 बिलियन की डील करी ऑयल के लिए। तो अगर ईरान भी उधर झुक गया, अफगानिस्तान में तालिबान या मिलीजुली सरकार आई, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, चाइना का, तो ये टोटल जोन से तो हम आउट हो गए हैं। हम यहां से सेंट्रल एशिया भी नहीं पहुंच पाएंगे अब, जो हम एटलीस्ट ट्रेड वगैरह सोचते थे, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि। तो हमें जो एक चीज करनी चाहिए प्रैक्टिकली, वो ये है कि ईरान से सैंक्शंस हटाए अमेरिका, क्योंकि बाइडेन भी चाहते हैं, वो कह रहे हैं मोरलेस कि हम न्यूक्लियर सैंक्शंस हटा सकते हैं ईरान से, वो हटाए। हम ईरान के साथ वापस तेल खरीदना शुरू करें। अमेरिकन सैंक्शंस के चक्कर में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हमारा वहां जो चाबार पोर्ट और जो ऑयल ड्रिलिंग की जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब रुके हुए हैं। तो अमेरिका भी चाह सकता है ईरान का सैंक्शंस हटाना, हमारे भी फायदे में, और इसके चलते हम कम से कम कुछ तो फिजिकली इसी सेंट्रल एशिया की तरफ हम कहीं तो पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर ईरान भी टोटल इस ऑर्बिट से निकल गया तो फिर तो ये टोटल एरिया हमारे लिए नो गो जोन हो जाएगा। तो माय थिंग इज ईरान एंड अमेरिका। बिल्कुल। और यूके देवनाथ सर, फोर्सफुली कब्जा करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तालिबान को? यही संयुक्त राष्ट्र भी कह रहा है, भारत ने भी कहा है। जैसे संजीव ने जानकारी अभी दी कि तालिबान की तरफ से भारत को भी धमकाया जा रहा है कि अगर सेना भेजी तो अच्छा नहीं होगा। तो फोर्सफुली जबरदस्ती कब्जा करके क्या हासिल होगा तालिबान को? एक बद से बदतर स्थिति हो जाएगी अफगानिस्तान में। जी हां, तालिबान के साथ जो पहले बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स हमने एक्टिवेट किए थे, और दोहा टॉक्स के दौरान भी उन्होंने बार बार इंडिया को ये कहा कि इंडिया शुड सपोर्ट तालिबान इन ऑल डिप्लोमेटिक फोरास, एंड इंडिया शुड नॉट सपोर्ट Ashraf Ghani government in Kabul. Now, they also have put some additional pressures on India that India should stop giving any kind of military aid to Kabul government. Now, for us, इंडिया के लिए ये बहुत ही catch-22 सिचुएशन है। जैसा कि अब सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, प्रिवेलिंग कंडीशंस में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पर है, और हमें वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ मिलकर, खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर, अफगानिस्तान पर एक डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, कमर्शियल प्रेशर डालना पड़ेगा। आप देखिए, इतने दिनों से अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज तक तालिबान को पेट्रोल डीजल की सप्लाई कहां से हो रही है? उन्होंने अफगानिस्तान में जितने मौजूदा पेट्रोल डीजल के जितने भंडार हैं उन पर कब्जा कर लिया है, और वह स्टॉक उनको अगले करीबन 35 दिन तक लास्ट करेगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अभी एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अफगानिस्तान के पेरिफेरी में जितने कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान को पेट्रोल एंड डीजल की जो सप्लाई है वो इमीडिएटली कट ऑफ कर दें। इससे वहां जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको, और हथियारों की सप्लाई भी सर, हथियारों की सप्लाई भी रोकनी होगी। देवनाथ सर, बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा करके, जिस दिन तालिबान ने 10 बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा किया, उसी दिन यह खबर आई थी कि तालिबान की जो इनकम है, उनकी रेवेन्यूज जो है वो 50% ज्यादा हो गई है। तो इसी से हमें इंडिकेशन मिलता है कि अगर हमें तालिबान को स्ट्रैंगुलेट करना है तो उनके इकोनॉमिक जेगुलर लाइंस पे बैठना पड़ेगा। हमें उनके जो बॉर्डर पोस्ट हैं, जो ईरान के साथ हैं, उज्बेकिस्तान के साथ है, ताजिकिस्तान के साथ हैं, ओके सर, जिन चीजों से तालिबान को ताकत मिल रही है उसको काटना होगा, उसको कम करना होगा, उसको रोकना होगा। मंजू मैम, मैं आती हूं, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से रवि का। रवि, ओवर टू यू।
काबुल से अपने नागरिकों को अमेरिका वहां से निकाल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने नागरिकों का अमेरिका ने काबुल में शुरू कर दिया है। अमेरिका ने काबुल में 3000 सैनिक भेजे हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए आर्मी भेजी है। ब्रिटेन ने अपने लोगों को वापस लाने के लिए 600 सैनिक भेजे हैं। तो जो लोग ब्रिटेन से हैं, अमेरिका से हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं, उनको लेकर इन दोनों मुल्कों ने अब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अफगानिस्तान में शुरू कर दिया है। ओवर टू यू विपनेश। मंजू मैम, आप देख रहे हैं कि हालात क्या हो गए हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने अपने पैर हाथ खींचे पीछे तो हालात ये हो गए, और वहां पर जो तालिबान लड़ाके हैं वो ज्यादा ताकतवर हो गए। जब तक अमेरिका की सेना वहां पर थी तब तक हालात थोड़े थमे हुए थे, इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन अब तो हालात ये हो गए हैं कि अब अपने लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जल्द से जल्द काबुल से। जी, क्योंकि इनकी जो पहुंच है बढ़ती चली जा रही है और बिल्कुल काबुल के पास पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई है इस वक्त पैदा, और सारे नेशनल के लिए, और शायद इंडिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और जैसे और लोगों ने मुझसे पहले कहा है, इनके पास इतने एम्यूनिशन और आर्म्स इतने आ गए हैं, इतनी ताकत इनकी बढ़ गई है, और तालिबान के जो लड़ाकू हैं उनके पास पैसे भी आ गए हैं, और एम्यूनिशन और अदर ये जो इनकी बिग टैंक लाइक जो व्हीकल्स हैं वो आ गई हैं, और ये इसकी वजह से इनका हौसला बढ़ गया है। और साथ ही में जो वहाँ के डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ज्यादा इनके सामने कोई भी फाइट पुट अप नहीं की है, और अब डिप्लोमेसी पर क्या असर होगा मैम? अंडर सीज, क्योंकि 50 किलोमीटर पहले के पास आ गए हैं वो, और ये सिचुएशन बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया कैसे इसको संभालेगा थोड़ा मुश्किल है कहना इस वक्त, लेकिन कंटिजेंसी प्लान मस्ट हैव बीन पुट इन प्लेस कि हमारे जो नेशनल्स हैं उनको तो वैसे और जगह से तो निकाल दिया है, लेकिन काबुल से भी शायद निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोगों ने पहले भी कुछ है प्रेसिडेंट, लेकिन जब तक और नेशन सब साथ में नहीं आएंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनाना बहुत मुश्किल है। और चीन के पास, जैसे कहा गया पहले भी, वीटो पावर है, तो उसकी वजह से लगता नहीं है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाएगा, और जैसे भी उनको टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए। और मेरा मानना है सैंक्शंस काम शायद करेंगे, लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने फंड्स वगैरह आ गए हैं, और साथ में पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट भी जो सब खबरों के हिसाब से है इनको मिला हुआ है। तो शायद सैंक्शन काम करें, लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे कहना मुश्किल है। और बयान देने से क्या होगा? जो सचदेवा सर कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान तो दे दिया कि ये सब कुछ रुकना होगा, लेकिन इसके लिए कदम भी उठाने होंगे। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलने वाला है। मैं लौट रही हूँ दानवीर सर, मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अफगानिस्तान सरकार ने आर्मी चीफ बदल दिया, क्या ये देरी से उठाया हुआ कदम है? क्योंकि सवालों के घेरे में थे अफगानिस्तान आर्मी चीफ, क्योंकि कई शहर ऐसे थे जहां पर बिना लड़े तालिबान ने कब्जा किया है, वहां पर गोली तक नहीं चली है। देखिए, तालिबान ने वर्चुअली पूरा अफगानिस्तान पर बगैर गोली चलाए ही कब्जा कर लिया है। इक्का दुक्का कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर लड़ी होगी, शायद हेरात में थोड़ी लड़ाई लड़ी, वो भी वहां के जो वॉरलॉर्ड थे इस्माइल खान, उन्होंने थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी। मदार शरीफ में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, अदरवाइज तो ये लोग दौड़ पड़े। और इसमें मैं यहाँ पर पाकिस्तान की फौज की और पाकिस्तान की आईएसआई की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत लंबी रणनीति बनाई। जब उनको ये वाज़ेह हो गया कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ेगा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया अफगानिस्तान को कैप्चर करने का, काबू करने का। और वो प्लान जो है बखूबी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनफोल्ड हुआ है, और मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से मास्टर प्लान साबित हुआ ये। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर किया। हम लोग बहुत खुश हो गए कि अब पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों देशों के बीच में शांति हो रही है, और कश्मीर की लाइन ऑफ
पुल के ऊपर गोली और गोला बारूद थम गया है। तो ये बेसिकली आपके लिए नहीं था, ये उन्होंने अपने को सिक्योर किया ईस्टर्न फ्रंट पर, जिससे कि वो पूरा ध्यान वेस्टर्न फ्रंट पर लगा सके। और आपको याद होगा महीना 1.5 महीना पहले जो पाकिस्तान के चीफ हैं उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सीक्रेट मीटिंग थी, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ वो बाहर निकल के नहीं आया, लेकिन उन्होंने यही बात करी कि अफगानिस्तान के अंदर स्थिति जो है बदली होने वाली है और हमको एक मुल्क की तरह रहना है और इस तरीके की कोई बात नहीं करनी है जिससे कि देश का इंटरेस्ट खराब हो। तो ये इंडिकेटर्स थे, उन्होंने ये प्लानिंग करी। जब अभी की कोई आपके कमेंटेटर बोल रहे थे कि पेट्रोल कहां से आता है, तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी, इंटेलिजेंस प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। जितने भी वॉरलॉर्ड थे और जितने भी जर्नैल थे इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ अफगान आर्मी, ये सब सबवर्टेड थे। इन सबको आईएसआई ने सेट करा हुआ था, इसीलिए बगैर लड़ाई लड़े, इतना सादो सामान होने के बावजूद भी ये दुम दबा के भाग गए या बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया। और किन के खिलाफ नहीं लिया? ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं जिसमें चप्पलों में, सैंडलों में और सलवार कमीजों में एक हथियार लेके और कुछ थोड़ा सा एमिनिशन लेके लोग एक मॉब है, इट्स ए मॉब। तो इंटेलिजेंस प्लानिंग अच्छी खूबसूरत रही, लॉजिस्टिक प्लानिंग बहुत जबरदस्त रही और मिलिट्री प्लानिंग, देखिए ये बगैर सॉलिड मिलिट्री प्लानिंग और जनरलशिप के ये काम नहीं हो सकता कि आप बड़े सिलसिलेवार और तरीके से आप पूरे मुल्क को कैप्चर कर लें और काबुल को घेर लें। यानी अफगानिस्तान आर्मी के कुछ अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ तालिबान लड़ाकों के संपर्क में थे, उनको वो सेट करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, अदरवाइज ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है और इसकी तारीफ करनी पड़ेगी आपको। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, ये हमारा सिविलाइजेशनल कैरेक्टर है मैडम। हम अफगानिस्तान में ना अफगानिस्तान की सरकार के साथ खुल के खड़े हो पाए, ना तालिबान के साथ खड़े हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। हमारा कंफ्यूजन हमेशा से रहा है और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारी जो हिस्ट्री जिस तरीके से लिखी गई है वो उस तरीके से लिखी गई है। सर मैं आ रही हूँ, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, रवि का रुख करना होगा। संजीव मैं आती हूँ आपके पास। रवि, और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आतंकी संगठन तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है और कहा है कि किसी भी दूतावास या राजनयिक को वो निशाना नहीं बनाएंगे। दूतावास राजनयिक को हमसे कोई खतरा नहीं है, भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, भारत ने अफगान के लोगों के लिए काम किया है, उसकी सराहना है। तो यहां पर भारत के नजरिए से तालिबान का यह बयान काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है, लेकिन क्या तालिबान के दो चेहरे हैं, क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। साफ तौर से कहा है कि किसी भी दूतावास और राजनयिक को तालिबान निशाना नहीं बनाएगा। ओवर टू यू विपनेश। संजीव, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, कितना भरोसा कर सकते हैं इस बात पर हम? देखिए, मेरे पास जो सबसे ताजा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसे शिफ्ट किया जा रहा है बागराम एयरबेस पर, यानी कि हवाई अड्डे पर। वहां का जो इंटरनेशनल एयरबेस है वहां अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी योजना बन चुकी है कि अगर मान लीजिए कि वहां से भागने की जरूरत पड़ी राजनयिकों को, तो फिर शहर से दूतावास तक पहुंचने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। देखिए, कुछ साल पहले मैं काबुल में था और मैं आपको बताऊं कि होटल में वहां एक किसी साथी ने सिगरेट लाइटर जलाने की कोशिश की तो होटल के स्टाफ ने उन्हें गर्दन पकड़ के नीचे गिरा दिया। गोली कहीं से भी आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। काबुल तो तब भी इतना अनसेफ था जबकि वो अफगान आर्मी के अंडर में था पूरा काबुल। तो आप इस बात पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने तालिबानियों के साथ संपर्क किया है, उनके साथ बातचीत की है, तो अमेरिकियों ने किया है। और जब अमेरिकी अपने दूतावास को एयरपोर्ट पर ले जा रहे हैं तो फिर तालिबानियों की कैसे बात विश्वास कर लेंगे आप कि वो कह रहे हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कहते कुछ है, वो करते कुछ है। देखिए, बड़ी बात क्या है, आज की तारीख में तालिबानियों को अब कोई रोक नहीं पाएगा, वो काबुल में होंगे, ये एक हकीकत के तौर पर हमारे साथ है। अब सवाल ये उठता है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अच्छा काम किया है अफगानिस्तान के लिए, सलमा डैम बनाया है, वो सड़क बनाई है जो कंधार से काबुल की तरफ जाता है,
कुछ दिनों पहले उन्होंने जरांज पे कब्जा किया, और जरांज वो जगह है जो कि राजधानी निमरोज की है। निमरोज एक वहां का सूबा था, और जरांज से ही वो सड़क एक और जाती थी जो कि चाबहार की तरफ जाती थी, और हमारी कल्पना थी कि हम चाबहार उतरेंगे, उस सड़क से हम कांधार पहुंचेंगे, फिर हम काबुल और सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेंगे। हमारा सपना टूट गया। तो आप ये समझ लें कि आज की तारीख में तालिबान एक हकीकत है। पाकिस्तान संजीव, एक छोटा सा रिएक्शन और चाह रही हूं। अमेरिका अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है, ब्रिटेन ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। भारत क्या कर रहा है, क्योंकि राजनयिकों के अलावा वहां पे काफी नागरिक भी हैं भारत के? देखिए, भारत लगातार कोशिश में है कि अपने लोगों को निकाला जाए, और कई वहां से जो फ्लाइट्स हैं हमारी आ भी चुकी हैं। कुछ इंजीनियर्स थे जो अभी भी उन प्रोजेक्ट्स पर थे, उनको भी इवैक्यूएट किया गया है, और करीब करीब हमारे राजनयिक अब केवल काबुल में हैं। हम तैयार हैं वहां से, अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस होती है तो तुरंत इवैक्यूएशन होगा। उसके लिए हमारी सुरक्षा जो है वो खतरे में नहीं है, हम वहां से निकल जाएंगे। ओके, सचदेवा सर, आतंक और डिप्लोमेसी एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, नहीं चल सकते, पर चलते भी हैं। अगर आप आज अभी तालिबान ने जो स्टेटमेंट दी है, इसको आप देखिए, ये क्या है? ये कह रहे हैं कि हम किसी दूतावास को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, फाइन, पर पता है क्या, तालिबान एक कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। तालिबान के अंदर तो मल्टीपल मिलिशियाज, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, या फ्यूडल अलग अलग ग्रुप्स हैं उसके अंदर। तालिबान के अंदर कोई ग्रुप अपने जाकर के कर दे। दूसरी बात, डिप्लोमेसी में ये कहते रहेंगे कि हम नहीं करेंगे, बट पीछे से असली में आतंक करेंगे। राइट, सो डिप्लोमेसी और आतंक को एग्जिस्ट करते हैं, वो एक रियलिटी है। आई मीन, पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान डिप्लोमेसी भी करता है और आतंक को भी प्रमोट करता है, तो ये चीजें रहेंगी। सो पॉइंट इसकी, हर देश को अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है। और भारत के लिए पता है, एक और आइटम जो हमारा बिग वरी का है, ये ठीक है, ये सारा इलाका हमारे इन्फ्लुएंस से निकल जाएगा इत्यादि, परंतु ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में करीब 10,000 या उससे भी ज्यादा फॉरेन जिहादीज हैं जो कि अफगान उसमें तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, अब मानिए कल को तालिबान का रूल आ गया, तालिबान फुल कंट्रोल में हो गया, ये जिहादी तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, और ये ऐसे लोग हैं जिनको जिहाद का नशा है, तो ये वे कहां जाएंगे? ये कोई एक दूसरा जगह ढूंढेंगे ना अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए, और वो दूसरा एरिया इन्हें मिलेगा, हमारा कश्मीर। तो 10,000 तो यही है जो फौरन वहां पर हैं, तो 10,000 में से मानो सारे नहीं, 5,000 तो होंगे। चलो जी, अब अगली लड़ाई पे चलते हैं, अगले जिहाद पे। राइट, वन सेकेंड, फ्रॉम विद इन तालिबान इटसेल्फ, तालिबान ने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। अब इनमें से जो वायलेंट क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं, उनको तो अब कोई नया नशा चाहिए ना, उनको तो अब नया कोई टारगेट चाहिए। वो टारगेट कहाँ है? आईएसआई की अभी कर्नल दानवीर बहुत सही बात कह रहे थे, आईएसआई इज प्लेड वेरी स्मार्टली। तो ये जो होंगे तालिबान के भी, जो लाखों तालिबान है, मानिए वहां पे 2 लाख है, 1 लाख कह रही है अमेरिका, 1 लाख से तो ज्यादा ही होंगे, उसमें से 10% भी हो, बोले जी अब हमारा यहाँ तो हो गया मिशन अकम्प्लिश्ड, अब हम कहीं और चलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर है। ओके, दानवीर सर, 2 लाइन में, अभी तालिबान को रोक सकते हैं क्या? कुछ समय बचा है, कैसे? देखिए, ये तालिबान को रोका जाए तो वो सिर्फ अमेरिका रोक सकता है, और अमेरिका के 3,000 ट्रुप्स जो काबुल में उतर रहे हैं या उतर चुके हैं, और 3,000 स्टैंड बाय पर हैं कतर में। बेसिकली देखा जाए तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक रीथॉट है अफगानिस्तान में दोबारा घुसने का एक तरीका है कि हम अपनी एम्बेसी और इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बल्कि असली मोटिव ये है कि आप अफगान आर्मी को एक फर्म बेस दे रहे हैं और उनको एक भरोसा दे रहे हैं कि अभी हम हैं, अभी हम गए नहीं हैं, डरिए मत और आप लड़िए। तो चलिए, ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान आर्मी के जो हौसले पस्त हुए हैं उनको बल देना होगा, और अमेरिका साथ दे तो ये जो तालिबान लड़ाके हैं उनको रोका जा सकता है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर काबुल के बेहद नजदीक पहुंचते हुए तालिबान के लड़ाके, और अगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।